अध्याय 1 एपिसोड 1 रोजार्क परिवार। एपिसोड 1 द रोजार्क फैमिली। आखिरकार रोजार्क परिवार नए गार्डों की भर्ती कर रहा है। हलचल भरे डैंडेलियन शहर में कुछ बड़े आदमी टाइट फिटिंग शर्ट पहने हुए थे। उन्होंने एक इमारत की दीवार पर नोटिस का एक बड़ा लाल स्क्रॉल चिपका दिया। जल्द ही नोटिस पढ़ने के लिए लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो गया और फिर वे एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा, रोजार्क परिवार 20 गार्डों की भर्ती करना चाहता है, लेकिन उनकी उम्र कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए और उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। गार्ड को प्रति माह 10 सोने के सिक्के दिए जाएंगे और गार्ड के कप्तान को 50 ठंडे सिक्के दिए जाएंगे। यह अन्य परिवारों के वेतन से बहुत अधिक है। यह एक अच्छा अवसर है। जिसे भी रोजार्क परिवार के लिए गार्ड के रूप में स्वीकार किया जाता है, उसे परिवार के मार्शल आर्ट कौशल सीखने का मौका मिल सकता है। रोजार्क परिवार शायद ही कभी नए गार्डों की भर्ती करता है। जिन लोगों ने नोटिस लटकाया था उनमें से एक अच्छे घोड़े पर बैठा था और वह एक नेता के रूप में खड़ा था। उन्होंने एकत्रित भीड़ की ओर देखकर कहा। नोटिस लगाने वालों में से एक व्यक्ति एक शानदार घोड़े पर सवार था और वह एक नेता की तरह अलग दिख रहा था। उसने एकत्रित भीड़ को देखते हुए कहा, भर्ती कल सुबह से शुरू होगी। अगर आप रोजार्क परिवार के कनिष्ठ सदस्यों के खिलाफ लड़ाई में 3 चालों तक टिके रह सकते हैं तो आपको गार्ड के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। और अगर आप रोजार्क परिवार की मुख्य शाखा के किसी सदस्य को हरा सकते हैं तो आपको कप्तान के रूप में भर्ती कर लिया जाएगा। केवल 20 पद उपलब्ध हैं, इसलिए जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। उस व्यक्ति की आंखों में उसका अहंकार झलक रहा था। डंडेलियन शहर में रोजार्क परिवार की असाधारण प्रतिष्ठा थी। इस व्यक्ति सहित परिवार के प्रत्येक सदस्य में अत्यधिक गर्व था। उस व्यक्ति के बोलने के बाद उसके साथ के अन्य लोग अपने घोड़ों पर सवार हो गए और अपने नेता के पीछे कतार में लग गए। उनके जाने के दौरान उनकी चाल सुव्यवस्थित और व्यवस्थित थी। भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा, आगे फरघाना पर सवार व्यक्ति रोजार्क परिवार का उपकमांडर जिन रोजार्क है। अफवाह है कि वह सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुका है। अगर मैं भी सर्वोच्च स्तर तक पहुंच जाऊं तो कितना अच्छा होगा, किसी और ने कहा। तब मैं डंडेलियन शहर में जो चाहूं कर सकता हूं। कोई भी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि कल रोजार्क परिवार के अंगरक्षक बनने की परीक्षा पास कर लो, पहले व्यक्ति ने कहा। हालांकि रोजार्क परिवार के जिन सदस्यों से हम लड़ेंगे वे युवा हैं, लेकिन वे सभी बेहद ताकतवर हैं और मुझे डर है कि बहुत कम लोग उनके 3 वार झेल पाएंगे। सर्वोच्च स्तर, तीसरे व्यक्ति ने उपहास उड़ाते हुए कहा। सपने देखते रहो। बहुत कम लोग उस स्तर तक पहुंच पाते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति बेफिक्र था और खुशी से हंस पड़ा। कल मैं रोजार्क परिवार का अंगरक्षक बनूंगा। भीड़ में गहरे रंग की त्वचा वाला एक हट्टा-कट्टा आदमी था, जिसने कुछ अन्य लोगों को देखकर रहस्यमयी मुस्कान दी। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मैं तुम लोगों को एक राज बताता हूं, अगर तुम अंगरक्षकों के कप्तान बन जाते हो तो तुम्हें रोजार्क परिवार की कुछ मार्शल आर्ट कलाओं का प्रशिक्षण मिलेगा और हाँ, आपको रोजार्क परिवार का असली सदस्य बनने का मौका भी मिल सकता है। क्या तुम सच में रोजार्क परिवार से जुड़ी हो? जब आसपास के लोगों ने यह सुना तो वे रोबेले को जलन से देखने लगे। जैसे ही रोजार्क परिवार के गार्ड भर्ती होने की खबर पूरे शहर में फैली, इसने अनगिनत लोगों का ध्यान खींचा। रोजार्क परिवार डैंडेलियन सिटी में काफी नया था, लेकिन उन्होंने सालों में लगातार ताकत हासिल की थी जब तक कि वे शहर के 5 महान लॉर्ड्स में से एक नहीं बन गए और उनमें और भी मजबूत होने की क्षमता थी। उनके आगे बढ़ने के बारे में शहर में हर कोई जानता था।
शाम के समय डैंडेलियन सिटी के ऊपर आसमान में बादलों की मोटी परतें छा गईं। क्षितिज के पास सूरज आग के गोले जैसा था जो बुझने वाला था। बादलों के बीच की दरारों से लाल रोशनी की लकीरें चमका रहा था और फिर पहाड़ों के पीछे चला गया। डैंडेलियन सिटी व्हाइट माउंटेन के पास था और क्योंकि यह एम्पायर के बॉर्डर पर था इसलिए डेमन बीस्ट्स अक्सर दिखाई देते थे। डैंडेलियन सिटी में अलग अलग नजरिए और धर्मों वाले बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन वे सभी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते थे और इसमें काफी अच्छे थे। 5 महान लॉर्ड्स खास तौर पर कुशल थे और उन्हें मार्शल फैमिली माना जाता था। कुछ अच्छे घोड़े धूल का गुबार उड़ाते हुए एक रास्ते पर दौड़ रहे थे। उन पर शानदार सवार थे। लीडर जिन रोजार्क था, जो ब्लैक स्क्वाड्रन का वाइस कमांडर था। जिन के पीछे एक बड़े आदमी ने सिर उठाया और आसमान की तरफ देखा, फिर अपने साथ चल रहे लोगों को देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, 13वां दिन है। चलो शर्त लगाते हैं कि वह बेवकूफ योद्धा अभी भी वहां है या नहीं। हम 5 सोने के सिक्के लगाएंगे। लगता है आजकल वह बेवकूफ और भी बेवकूफ होता जा रहा है, किसी ने जवाब दिया। मैं शर्त लगाता हूं कि वह अभी भी वहीं होगा। नहीं, 13 दिन हो गए हैं, किसी और ने कहा। रिकॉर्ड 10 दिन का था, तो मैं शर्त लगाता हूं कि वह अब तक जा चुका होगा। 5 सोने के सिक्के एक आम गार्ड के लिए आधे महीने की तनख्वाह थे, लेकिन इन लोगों को अपनी शर्त पर बहुत भरोसा था और यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसी शर्त लगाई थी। उन्होंने हर एक ने 5 सोने के सिक्के निकाले और उन्हें पहले बोलने वाले आदमी को दे दिए। अपने फरगना पर जिन ने दूसरे आदमियों को काफी सख्ती से घूरा। सावधान रहना, उसने चेतावनी दी। भले ही यह बेवकूफ योद्धा परिवार में पसंदीदा नहीं है और उसकी हरकतें काफी अजीब हैं, फिर भी वह रोजार्क परिवार का सदस्य है और इसलिए तुम्हारा मालिक है। अगर एक दिन तुम्हें उसके बारे में बुरा बोलने की सजा मिली तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। जिस आदमी ने शर्त लगाई थी वह जिन की तेज नजर से डरकर बीच में ही हंस पड़ा। वह घबराकर हंसा और बोला, वाइस कमांडर, पूरा रोजार्क परिवार और यहाँ तक कि डैंडेलियन सिटी की आम जनता भी उस आदमी को पीठ पीछे बेवकूफ कह रही है। सब जानते हैं कि वह बेकार है, इसलिए हम उसके बारे में जो कहते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है भी तो इससे यह बात नहीं बदलती कि वह तुम्हारा मालिक है, जिन ने गुस्से से कहा। वह कितना भी बेवकूफ और बेकार क्यों न हो, उसकी रगों में रोजार्क परिवार का खून है। तुम सबको अपनी बात साफ रखनी होगी, नहीं तो भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। समझ गया, वाइस कमांडर। आदमियों ने अपनी शर्म छिपाने की कोशिश करते हुए सहमति में सिर हिलाया। जब जिन ने उनके रवैये में बदलाव देखा तो उसका चेहरा थोड़ा नरम हुआ। उसने उस आदमी की तरफ देखा जिसने शर्त लगाई थी और कहा, 5 सोने के सिक्के, है ना? मैं शर्त लगाता हूं कि वह अभी भी वहीं है। जब आदमियों ने यह सुना तो तनाव वाला माहौल तुरंत खत्म हो गया। वे हंसे और एक ने कहा, वाइस कमांडर भी शर्त लगा रहा है। सभी आदमियों ने अपने घोड़ों को और तेज दौड़ने के लिए कहा, क्योंकि वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या रोजार्क परिवार का वह बेवकूफ योद्धा अभी भी वहीं है। रोजार्क परिवार का घर एक शानदार इमारत थी। एस्टेट के पीछे दूर एक बंजर पहाड़ था। काहिल पहाड़ एक अजीब जगह थी। पूरे साल घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, एक भी पक्षी ऊपर नहीं उड़ता था और एक भी जानवर या कीड़ा पास नहीं आता था। यह मौत की जगह जैसा था। वहां सिर्फ रेत और पत्थर थे, कुछ भी जिंदा नहीं था। रोजार्क परिवार के लोग सोचते थे कि पहाड़ बदकिस्मत है और वे उससे दूर रहते थे। असल में घर का मेन गेट काहिल पहाड़ की तरफ था, लेकिन क्योंकि पहाड़ बहुत डरावना था इसलिए 10 साल पहले गेट को एस्टेट के दूसरी तरफ कर दिया गया था।
उस समय से रोजार्क परिवार, जो असल में एक छोटा कबीला था, का रुतबा बहुत बढ़ गया था, जिससे यह बात और पक्की हो गई कि पहाड़ एक डरावनी जगह है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। पहाड़ की चोटी पर मैजिकल मेगालिथ नाम की एक पत्थर की टेबल का आधा हिस्सा खड़ा था। माना जाता था कि दूसरा आधा हिस्सा पहाड़ के अंदर दबा हुआ है। जो आधा हिस्सा दिखाया गया था वह करीब 3 फीट लंबा था। कोई नहीं जानता था, रोजार्क परिवार भी नहीं, कि मैजिकल मेगालिथ कितना पुराना था। अफवाहें थीं कि यह रोजार्क परिवार के पुरखों के समय से ही वहां था। शायद इसकी उम्र की वजह से पत्थर की सतह पर कई छोटी मुश्किल दरारें थीं, जिससे यह धब्बेदार दिखता था। फ्लोजार्क परिवार में से किसी को भी फिलहाल मैजिकल मेगालिथ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कहा जाता है कि पहले रोजार्क परिवार ने टैबलेट की जांच के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया था, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं लगा। मैजिकल मेगालिथ के बारे में बस एक ही बात खास थी, वह थी 10 साल पहले एक तूफान के दौरान हुई एक घटना। रोजार्क परिवार का जाना माना राजकुमार काहिर टैबलेट के सामने हैरान खड़ा था। तभी बिजली गिरी। टैबलेट को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन काहिर बिजली की चपेट में आ गया और 3 दिन तक बेहोश रहा। जिन और दूसरे आदमी रोजार्क एस्टेट के गेट के पास पहुंचे, ठीक सूरज ढल रहा था। दूर से भी वे मैजिकल मेगालिथ के सामने पहाड़ पर खड़े एक दुबले पतले जवान आदमी को देख सकते थे। धत तेरे की, वह बेवकूफ योद्धा अभी भी यहीं है, उनमें से एक ने कहा। 13 दिन हो गए हैं। सिर्फ आधे महीने की सैलरी में मेरे लिए यह बहुत मुश्किल होने वाला है, उन आदमियों में से एक ने कहा जिन्होंने शर्त लगाई थी कि काहिर चला जाएगा। तुम लोगों को शायद मुझे कुछ पैसे उधार देने पड़े। जो लोग शर्त जीत गए थे वे खुश थे, लेकिन हारने वाले नहीं थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उस बेवकूफ योद्धा ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हर बार जब काहिर पहाड़ पर जाता तो वहां उसका समय और लंबा होता जाता। चलो, जिन ने कहा, जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। कल गार्ड टेस्ट में बहुत सारे जवान लड़के और लड़कियां होंगे। हमें तैयार रहना होगा। कोई गलती नहीं हो सकती। अगले दिन का टेस्ट रोजार्क परिवार के जूनियर सदस्यों के लिए भी प्रैक्टिस का काम करेगा, जिससे एक तीर से 2 निशाने लगेंगे। घोड़ों पर बैठे आदमियों को काहिर पर ध्यान देने के बजाय उस पर ध्यान देने की जरूरत थी, जिसका अगले दिन के टेस्ट से कोई लेना देना नहीं था। क्या वह बेवकूफ सच में 13 दिनों से वहां खड़ा है? वह बस और ज्यादा पागल होता जा रहा है। मैंने सुना है कि बहुत सारे डॉक्टर उसे ठीक करने आए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हुआ। सच में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। जैसे ही रोजार्क परिवार के नौकर चाकर वहां से गुजरे, पहाड़ पर काहिर को देखकर उनकी नजरें अफसोस और दुख से भर गईं। वह एक अमीर आदमी था और उन्हें लगा कि यह शर्म की बात है कि वह इतना बेवकूफ बन गया। आसमान और गहरा होता जा रहा था। जैसे ही सूरज की आखिरी रोशनी गायब हुई, आखिरकार रात हो गई। काहिर बैंगनी रंग का चोगा पहने जादुई मेगालिथ के सामने आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठा था। वह सिर्फ 16 साल का था, लेकिन वह अपने कई साथियों से ज्यादा पक्का इरादा वाला था। वह काफी हैंडसम था और डैंडेलियन सिटी के बाहर के किसी भी व्यक्ति के लिए यह सोचना मुश्किल होता कि उसे बेवकूफ योद्धा क्यों कहा जाता था। रात के आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और आधा चांद एक मुड़ी हुई तलवार की तरह था, जो तेज सफेद रोशनी से चमक रहा था। काहिर के अलावा पूरा रोजार्क परिवार गहरी नींद में था। काहिल पहाड़ पर मौजूद नौजवान पर किसी का ध्यान नहीं था। चांदनी में पत्थर की पुरानी पट्टिका नॉर्मल से भी ज्यादा अजीब लग रही थी। अचानक पट्टिका पर दरारें हल्की चमकने लगीं और वे पट्टिका पर फैलती गईं। पूरा पहाड़ धीरे धीरे हिलने लगा। किसी ने यह अविश्वसनीय नजारा नहीं देखा, लेकिन अगर देखा होता
तो वे चौंक जाते। टैबलेट पर दरारें जो अनगिनत सालों से वैसी ही थीं, बड़ी होती गईं और उनसे निकलने वाली रोशनी और तेज होती गई। रोशनी ने काहिर के शरीर को घेर लिया और फिर मोन्यूमेंट दरारों के साथ टूटने लगा। मैजिकल मेगालिथ कुचले हुए पत्थरों के ढेर में टूट गया। रोशनी गायब होने के बाद काहिर ने अपनी आंखें खोलीं। रात में बिजली की तरह उसकी आंखों से रोशनी की 2 किरणें निकलीं और उसके शरीर से एक पुरानी शक्ति निकली जिससे आसपास की जगह कांपने लगी। काहिर रोज़ार्क के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने एक लंबी आह भरी और कहा, मुझे 10 साल लगे, लेकिन आखिरकार मैंने पहला फ़ोन सीख लिया है।